गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पार्टिकल इन 1D फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल को पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके अंदर हमने ए बीजीय समीकरणों को ज्ञात किया था और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर, और जो हमारी दो ए बीजीय समीकरणें थी, ट्रांसडेंटल इक्वेशंस थी, इनसे हमने ग्राफ बनाया था। यानी हम उन ए बीजीय समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कर रहे थे। ठीक है, जहां पर हमारा जो गामा था वो क्या था, डिपेंड कर रहा था वी नोट ए स्क्वायर पे, यानी इसके प्रोपोर्शनल था स्ट्रेंथ पैरामीटर के। तो यहाँ पर हमने देखा कि गामा की वैल्यूज पर डिपेंड करती है कि हमारी ओड और इवन जो परिबद्ध अवस्थाएं होंगी, बाउंड स्टेट्स होंगी, वो कितनी होंगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि वी नोट का मान अगर बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो तो किस प्रकार हमारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन लेंगे कि वी नोट का मान बहुत कम हो। तो पहले हमने ले लिया वी नोट टेंस टू 0। ठीक है, वी नोट टेंस टू 0 हुआ तो क्या होगा कि हमारे पास में अगर वी नोट टेंस टू 0 है तो गामा भी क्या हो जाएगा, यदि वी नोट टेंस टू 0 तो गामा प्रोपोर्शनल टू वी नोट ए स्क्वायर, अतः गामा टेंस टू 0। ठीक है, वी नोट 0 तो गामा भी टेंस टू 0। गामा टेंस टू 0 इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास में जो हमारा विभव है वो क्या है, बहुत ही दुर्बल है। यानी वी नोट क्या था, विभव कूप की गहराई थी, डेप्थ थी, और वी नोट का मान 0 होने का मतलब है कि इस कूप की जो गहराई है वो बहुत ही कम है। ठीक है, दुर्बल विभव है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं अर्थात जब दुर्बल विभव होगा तब भी कम से कम एक परिबद्ध अवस्था अवश्य होगी। ठीक है, यानी गामा अगर टेंस टू 0 है तब भी हमें एक बाउंड स्टेट जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि जो हमारा वक्र था x इक्वल टू वाई टेन वाई, ये इस प्रकार था, 0 से स्टार्ट था ये। ठीक है, तो गामा की वैल्यू कितनी भी कम होगी, चाहे 0 की तरफ टेंड करे, तो क्या होगा, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये 1 ना होकर के अगर कम भी होगी तब भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब है कि चाहे जितना दुर्बल विभव हो, पार्टिकल की बाउंड स्टेट कम से कम एक बाउंड स्टेट तो होगी। ठीक है, तो यहां से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि तब भी कण की एक परिबद्ध अवस्था, कण की एक परिबद्ध अवस्था अवश्य होगी। सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं कि वी नॉट टेंस टू इंफिनिटी, यानी अब जो विभव है वो क्या है, टेंस टू इंफिनिटी है, तो हम इसे अनंत गहराई का विभव मान सकते हैं। अनंत गहराई के लिए हमने जो सममित विभव कूप किया था, हमारा क्या था, वो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल था। तो ये कंडीशन भी कुछ उसी प्रकार हो जाएगी। तो हम क्या ले रहे हैं कि वी नोट टेंस टू इंफिनिटी तथा माना, तो हम इसको ले लेंगे कि माना वी नोट टेंस टू इंफिनिटी तथा
इस कंडीशन में अपने पास में कि वी एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन ए, ठीक है, और वी एक्स इक्वल टू वी नोट है ग्रेटर देन ए के लिए। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा तो जब वी एक्स अपना 0 है और एक कंडीशन मेरे पास में क्या हो जाएगा, वी एक्स इक्वल टू वी नोट है, और ये जो वी नोट है गहराई क्या है, इनफाइनाइट टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यानी अनंत है, ठीक है। तो ये अनंत गहराई का विभव कूप होगा, और इसके लिए हमने मान लिया कि माना इस कंडीशन में हमने कि अल्फा इक्वल टू तो क्या है √2m वी नोट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर है, और बीटा इक्वल टू क्या है √2me अपॉन एच कट स्क्वायर है, ठीक है। बीटा को हम ये लेके चल रहे हैं और अल्फा को हम ये लेके चलते हैं। तो यहां से अपने पास में जब हमारा अनंत गहराई का विभव कूप है और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने ये ली है, तब अगर हम इसको सोल्व करते हैं जिस प्रकार हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख के सोल्व किया था इसको, जब हम स्टार्टिंग के अंदर v की वैल्यू लेके चले थे, ठीक है, तो सोल्व करने पर हमारे पास में सेम वही ट्रांसडेंटल इक्वेशन आएंगी जो पहले आई थी, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लो। ठीक है, यहां तक हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू, ये हमारा मोड ऑफ एक्स ही होगा, कि अल्फा इक्वल टू √2m वी नोट माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर, तथा बीटा इक्वल टू √2me अपॉन एच कट स्क्वायर मानने पर भी वही अबीजीय समीकरणें प्राप्त होती हैं। तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि वही अबीजीय समीकरणें प्राप्त होती हैं। बीटा ए इक्वल टू अल्फा ए इक्वल टू बीटा ए टेन बीटा ए, और माइनस अल्फा ए इक्वल टू बीटा ए कोट बीटा ए, ठीक है। तो यहां पर जब हमारा वी नोट टेंस टू इन्फिनिटी है, ये दोनों इक्वेशन हमें मिल रही हैं। जो ट्रांसडेंटल इक्वेशन हमारी पहले आई थी वही ट्रांसडेंटल इक्वेशन होंगी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि हमें वही अबीजीय समीकरणें प्राप्त होती हैं। अब जब v नोट टेंस टू इन्फिनिटी है, तो v नोट टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं टेन बीटा ए टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और टेन थीटा टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो थीटा का मान क्या होगा, वहां पर थीटा कब इनफाइनाइट होता है, ठीक है, टेन थीटा हमारा होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जब थीटा क्या हो n π/2 हो, उस कंडीशन में क्या होता है, टेन इनफाइनाइट होता है। तो हम लिख सकते हैं बीटा ए इक्वल टू n π/2, जहां पर n इक्वल टू 1 2 3, तो बीटा ए इक्वल टू n π/2। सेकेंड अपने पास में कि जब अल्फा टेंस टू इन्फिनिटी
तो कोट बीटा ए टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कोट बीटा ए टेंस टू इन्फिनिटी। तो कोट बीटा ए टेंस टू इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब उस कंडीशन में टेन बीटा ए टेंस टू 0 होगा। यहां हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो टेन बीटा इक्वल्स टू 0, तो वहां पर अपने पास में बीटा ए के मान क्या आ जाएंगे, टेन थीटा 0 कब होगा, जब साइन 0 होगा। और साइन 0 कहां पर होगा, एन पाई पे। तो इसके लिए हम लिख देंगे बीटा ए इक्वल टू एन डेस पाई। ठीक है, तो बीटा ए इक्वल टू एन डेस पाई आ जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं बीटा ए इक्वल टू एन पाई बाई 2, जहां एन इक्वल टू क्या है, 2 एन डेस है। ठीक है, तो बीटा ए इक्वल टू एन पाई बाई 2, यानी दोनों को हम एन की फॉर्म में लिख लेंगे। और यहां पर हमारा जो एन है इस इक्वेशन के लिए एन क्या है, 2 एन डेस है। तो जब हम एन की वैल्यू, एन डेस की वैल्यू यहां पर रखेंगे, 1 रखा तो हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे हम एन डेस इक्वल टू 1 2 3 रखते या फिर हम एन इक्वल टू 2 एन डेस की फॉर्म में रखें, सेम आ जाएगी अपने पास में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 एन डेस पाई रखेंगे अपॉन 2, तो ये हमारा एन पाई की फॉर्म वापस आ जाएगी। तो हम दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। तो बीटा ए इक्वल टू एन पाई बाई 2, और यहाँ पर भी बीटा इक्वल टू एन पाई बाई 2। तो हम दोनों को एक साथ लिखें। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा, बीटा ए इक्वल टू एन पाई बाई 2 और बीटा इक्वल टू आ जाएगा एन पाई बाई 2a। ठीक है, ये अपने पास आ गया बीटा इक्वल टू एन पाई बाई 2a, और n इक्वल टू क्या रहेगा, 1 2 3 रहेगा। ठीक है, यहां तक लिखिए इसे। तो यह यहां तक हो गया, बीटा इक्वल टू एन पाई अपॉन 2a। बीटा की वैल्यू रख देंगे, बीटा इक्वल टू √2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू एन पाई अपॉन 2a। तो ये बन जाएगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो एनर्जी का मान क्या आ जाएगा, E इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। और ये एनर्जी जो हमें इनफाइनाइट स्क्वायर वेल के अंदर मिलती है, एक विमीय अनंत विभव कूप के अंदर जो हमें एनर्जी मिली थी, सेम एनर्जी है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम वी नोट, यहाँ पर हमारे पास क्या था, फाइनाइट डेप्थ थी, एक परिमित गहराई थी। अगर हम उस गहराई को अनंत की ओर बढ़ाएंगे तो हमारे पास में वही रिजल्ट आ रहा है जो अनंत गहराई के विभव कूप के लिए आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी यदि वी नोट टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एनर्जी आइगन फंक्शंस। या फिर इसको लिख लो एक बार। ठीक है, ये अपने पास में एनर्जी आ गई।
ठीक है, इसके लिए लिख लेंगे कि ये एनर्जी उसी के समान है जिस प्रकार हमें अनंत गहराई के विभव कूप में मिलती है। अब हम लिखते हैं एनर्जी आइगन फंक्शन, ऊर्जा आइगन फलन। एनर्जी आइगन फंक्शन के अंदर यहाँ पर अपने पास में क्या थे, सम अवस्थाओं के लिए कौन कौन से फंक्शन थे, तो हम लिख सकते हैं परिमित गहराई के विभव कूप के लिए समपरिबद्ध अवस्थाओं के संगत तरंग फलन निम्न प्रकार हैं। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा एक्स, साई सेकेंड एक्स इक्वल टू डी कोस बीटा एक्स, और साई थर्ड एक्स इक्वल टू माइनस का ए ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है, ये थे अपने पास में। तो ए ई की पावर अल्फा एक्स, डी कोस बीटा एक्स और जी इक्वल टू अपने पास में ए ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है, और जो हमारी विषम परिबद्ध अवस्थाएं थी उसके लिए भी हम लिख लेंगे कि विषम परिबद्ध अवस्थाओं के संगत तथा विषम परिबद्ध अवस्थाओं के संगत तरंग फलन निम्न प्रकार होते हैं। तो वो अपने पास आए थे साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा एक्स, साई सेकेंड एक्स इक्वल टू सी कोस सी साइन बीटा एक्स, और साई थर्ड एक्स इक्वल टू था माइनस का ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, ये हमारी सम और विषम अवस्थाएं थी। यहाँ पर हम लोग बाउंड्री कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है, यहां तक हो गया। इस पूरे को हम इक्वेशन नंबर ए दे रहे हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर बी दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करें तो हमारी क्या थी, दो बाउंड्रीज थी, माइनस ए और एक्स इक्वल टू प्लस ए। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए पर तो क्या होगा, साई फर्स्ट और साई सेकेंड इक्वल होंगे, और एक्स इक्वल टू प्लस ए पर साई सेकेंड और साई थर्ड इक्वल होंगे। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी माइनस ए और प्लस ए बाउंड्री है, साई फर्स्ट साई सेकेंड और साई थर्ड, तो जब अपना माइनस ए बाउंड्री लेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वल, और जब हम प्लस ए बाउंड्री लेंगे तो सेकेंड और थर्ड इक्वल होंगे। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस यूज करें इनके लिए।
तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू -a पर साई फर्स्ट तथा साई सेकंड इक्वल होंगे तथा x इक्वल टू +a पर साई फर्स्ट साई सेकंड इक्वल टू साई थर्ड x। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखें, पहले हम इक्वेशन ए के लिए निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन बी के लिए। तो समीकरण ए के लिए क्या आ जाएगा, साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड और साई थर्ड इक्वल टू साई सेकंड इक्वल टू साई थर्ड। तो यहां से हमें ए और डी में ये वाला जो रिलेशन मिल जाएगा, या फिर हम कहें ए का मान मिल जाएगा। तो ए का मान अगर हम यहां से निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, सेम ही आएगा। तो यहां से अपने पास में यह आ जाएगा ए ई की पावर अल्फा एक्स है और हम -a बाउंड्री लगा रहे हैं, तो माइनस का अल्फा a हो गया और इक्वल में रहेगा साई सेकंड एक्स। तो साई सेकंड एक्स अगर हम रखेंगे तो साई सेकंड एक्स क्या है, डी कोस। अब कोस के अंदर अगर हम माइनस का a रखेंगे, x इक्वल टू -a, तो वही वैल्यू आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोस बीटा a, ठीक है। तो a इक्वल टू हो गया e की पावर -अल्फा a को इधर लेके जाएंगे तो -अल्फा a क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, डी ई की पावर अल्फा a कोस बीटा a। ये a का मान आ गया अपने पास में, ठीक है। ये हमारा है इक्वेशन ए के लिए, फर्स्ट के लिए। अब हम निकालते हैं समीकरण बी के लिए। तो समीकरण बी के लिए साई फर्स्ट और साई सेकंड को हम इक्वल करना है, तो ये हम पॉजिटिव बाउंड्री पे कर रहे हैं। तो ए ई की पावर अल्फा a इक्वल टू सी साइन बीटा a, ठीक है। तो ये अपने पास में सी साइन बीटा a आ गया, तो a इक्वल टू बन जाएगा सी ई की पावर -अल्फा a साइन बीटा a, ठीक है। तो यहां से समीकरण बी के लिए अपने पास में a का मान आ गया और ये अपने पास में समीकरण ए के लिए आ गया, ठीक है। तो ए के मान हम साई फर्स्ट और साई थर्ड में रख देंगे, तो वहां से हमें सम अवस्थाओं के संगत और विषम अवस्थाओं के संगत तरंग फलन मिल जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लें। ठीक है, तो सम अवस्थाओं के संगत हमारे तरंग फलन क्या हो जाएंगे, अतः सम अवस्थाओं के संगत तरंग फलन निम्न होंगे। साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए का मान अपना क्या है, डी ई की पावर अल्फा ए कोस बीटा ए और ई की पावर अल्फा एक्स। साई सेकंड एक्स डी कोस बीटा ए
और साई थर्ड एक्स हो जाएगा डी ई की पावर अल्फा ए कोस बीटा ए ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। इसी प्रकार विषम अवस्थाओं के संगत तरंग फलन, तो विषम अवस्थाओं के संगत तरंग फलन हो जाएंगे साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए ई की पावर अल्फा एक्स था अपना, तो ये बन जाएगा सी साइन सी ई की पावर माइनस अल्फा ए साइन बीटा ए ई की पावर अल्फा एक्स। साई सेकेंड एक्स होगा सी साइन बीटा एक्स और साई थर्ड एक्स आ जाएगा सी ई माइनस में था सी ई की पावर माइनस अल्फा ए साइन बीटा ए ई की पावर माइनस का अल्फा एक्स। तो ये हमारे सम और विषम तरंग फलन होंगे जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे सममित होंगे और जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे प्रतिसम्मित तरंग फलन होंगे, क्योंकि ये साइन की फॉर्म में होंगे और ये कोस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, यहाँ तक इसको लिखो, फिर हम इसके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके लिए हम लिख लेंगे कि यह तरंग, यह समुच्चय, या फिर यहां लिख लिया। ठीक है, कि ये जो समुच्चय है हमारा सेट है वो समावस्थाओं के संगत है और ये जो सेट होगा वो विषम अवस्थाओं के संगत होगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास में जो सम और विषम अवस्थाएं आई हैं, यानी जो सम्मित और प्रतिसम्मित तरंग फलन है, उनके ग्राफ तो लिख लेंगे। प्रथम 4 ऊर्जा स्तरों के संगत ग्राफ निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो यहां से अपने पास में हम निकाल रहे हैं E1, E2, E3 और E4 के संगत। तो हमारे ग्राफ हैं साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4। ठीक है, चारों फंक्शंस होंगे साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4, जिनमें से साई 1 और साई 3 यानी E1 और E3 के संगत जो होंगे वो क्या होंगे, सम्मित होंगे। और साई 2 और साई 4 यानी जो हमारी E2 और E4 के संगत जो ग्राफ होंगे वो विषम होंगे। यानी जो हमारी आइगन वैल्यूज आएंगी, एनर्जी आइगन वैल्यूज E1 और E3, ये हमें मिलती हैं सम्मित वाला जो हमारा वक्र था उससे, और E2 और E4 हमें मिलती हैं प्रतिसम्मित वक्र से। ठीक है, तो यहां से अपने पास में साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 इनके लिए बनाते हैं। ठीक है,
ये हमारी x की वैल्यूज होंगी और ये अपनी बाउंड्रीज थी x की। कण की जो अवस्था है वो कैसी होंगी, बाउंड स्टेट्स होंगी, या हम कह सकते हैं कि उसकी गति जो है वो एक परिबद्ध अवस्था में होगी। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू -a और ये अपने पास में है x इक्वल टू +a और ये हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0 और ये हमारी साई x है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में हम लिख सकते हैं कि ये अपना साई1, साई2, साई3, ठीक है, E1 के लिए है, ये E2 के लिए है, और या फिर हम यहाँ पर तरंग फलन को शो कर दें कि ये हमारा साई फर्स्ट के लिए आ जाएगा, ये अपना साई सेकंड के लिए आ जाएगा, ये साई थर्ड के लिए और ये साई 4 के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि साई फर्स्ट तथा साई थर्ड सममित तरंग फलन होंगे तथा साई 2 व साई 4 विषम तरंग फलन होंगे या प्रति सममित तरंग फलन होंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रति सममित तरंग फलन होंगे। तो यहां से अपना ये आ जाएगा, सबसे पहले साई फर्स्ट जो बनेगा वो कोस का ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि साई फर्स्ट और साई थर्ड हमारे कोस के होंगे और ये हमारे साइन के होंगे। तो यहां से अपना ठीक है कुछ इस प्रकार ये ग्राफ बनेगा। और जैसे कि हम साई एन निकाल रहे हैं कि साई फर्स्ट होगा, साई सेकंड होगा या साई थर्ड होगा, n इक्वल टू 1, 2, 3, इसके अंदर n-1 साई की 0 वैल्यूज होंगी। तो जब हम साई फर्स्ट निकाल रहे हैं यानी n इक्वल टू 1, तो हमारे जीरोस कितने होंगे, 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी इस बाउंड्री के अंदर अपना साई 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर साई 0 नहीं होगा। ठीक है, और ये अपनी x इक्वल टू -a और +a की बाउंड्रीज होंगी। अब हम निकालें साई सेकंड। साई सेकंड हमारा साइन का ग्राफ होगा और साई 0 कितना हो जाएगा, 1 टाइम। ठीक है, तो यहां से अपना ये जो कर्व है वो 0 से होके जाएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा कर्व होगा वो किसका होगा, कोस का, और ये हमारा किसका होगा, साइन का होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जब 0 होगा तो इसको कुछ इस प्रकार होगा, ये हमारा सममित है, 0 के दोनों ओर सेम वैल्यू है, यानी अगर हम साई के अंदर चाहे हम प्लस रखें, चाहे तो हम साई x रखें या साई -x रखें, ये हमारा ग्राफ सेम होगा, ये प्रति सममित होगा। ठीक है, फिर से हमारा थर्ड कोस का ग्राफ बनेगा, तो यहां पर फिर से ये एक सममित ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ठीक से बना लेना, यहाँ पे स्पेस रख लेना इनके बीच में, तो ये ठीक से बन जाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट होगा वो फिर से किसका होगा, साइन का होगा और प्रति सममित होगा। तो आप इसको ड्रॉ कर लेना, ये साइन का होगा और प्रति सममित होगा, इस प्रकार से ये तो यहां पर जब ये इसमें कितने टाइम्स हो जाएगा, साई 4 के अंदर 4 - 1 यानी 3 टाइम्स, 1,
2 और 3 टाइम्स ये 0 होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा ठीक से यहाँ पर आप ये रख लेना, तो ये थोड़ा ठीक से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड की वैल्यू जाती हैं। अब जो हमारी बाउंड्रीज थी वहां पर क्या होगा, ये इस तरह से जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब ये क्या करते हैं, पेनिट्रेट करता है पार्टिकल, इस बाउंड्री से बाहर निकलने की पॉसिबिलिटी होगी, जो कि एक क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी बाउंड्रीज हैं, लेकिन इसके बाहर हमारा जो तरंग फलन हमने इस तरह से शो किया है, इसका मतलब ये इसको भेद सकता है, क्योंकि हमारे साई फर्स्ट तीनों रीजन के अंदर हमारे वेव फंक्शंस थे, तो ये इन बाउंड्रीज के बाहर भी एग्जिस्ट कर रहा है, पेनिट्रेशन की ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल वेल था, जिसके अंदर हमने इसकी ट्रांसडेंटल इक्वेशंस को ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं, और ये हमें इस प्रकार सममित और प्रतिसम्मित अवस्थाओं के संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसे बना लेना।